जो खिलाफत मजलिस पार्टी है, इसने एक तरह से झूठ का पुलिंदा बांध दिया है। वो बता रहा है कि बीजेपी जो वक्फ की लैंड है उसको एनक्रोच करके उधर मंदिर बना रहा है। तो आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई वक्फ बोर्ड ने किसी का कहीं पे कोई मेडिकल कैंप किया है, इधर कुछ पानी का कुछ किया है। मैंने कभी नहीं सुना है कि वक्फ बोर्ड ने ये किया है। कैसे इन्होंने बाटा के शोरूम, केएफसी के शोरूम सब लूटे थे और फिर बताया था कि ये इज़राइल का है, पैलेस्टीन के इन्होंने पैलेस्टीन का मुद्दा उठाया था। बांग्लादेश ने इज़राइल को पास मतलब अपने पासपोर्ट में डायरेक्टली लिख दिया कि इज़राइल आप नहीं जा सकते, बाकी कहीं भी जा सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम बांग्लादेश के हवाले से ही बात करने वाली हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट हुआ 2025 में, जो कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बन चुका है, कानून का रूप ले चुका है। लेकिन उसके विरोध में अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन की शुरुआत बांग्लादेश में अब नजर आ रही है और जिसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल से शुरू हुई, और वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी दारुसलाम यानी कि जो ओवैसी जी की पार्टी का हेडक्वार्टर है, वहां पर भी ये ऐलान किया गया है कि अप्रैल में ही 22-24 तारीख से बड़े लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, विरोध प्रदर्शन कराएंगे। तो भारत से निकलकर अब ये बांग्लादेश भी पहुंच चुका है। बांग्लादेश से जो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये इंडिया टुडे की खबर है। और उसमें जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली जो पार्टी है, ये है खिलाफत मजलिस पार्टी। और इन्होंने ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और ये इंडियन एम्बेसी पे जाएंगे, जहां पर ये मार्च करने वाले हैं। जो उनकी मांगे हैं, इन शॉर्ट ये आपको नजर आ रही हैं। खिलाफत मजलिस प्लान्स मास मार्च टू इंडियन एम्बेसी इन ढाका। और साथ ही साथ जो इनकी मांग है, एक तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, इसमें बहुत सारे मुसलमानों की किलिंग हुई है इंडिया में। और जो लैंड इंक्रोचमेंट है, बीजेपी जो है लैंड इंक्रोच करके मंदिर बना रही है। ये इनकी इस पूरे विरोध का मकसद है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। 23 अप्रैल से ये मार्च होगा ढाका में इंडियन एम्बेसी के आगे। तो इस पे हम उमेश जी के साथ बात करेंगे। उमेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? हम भारत में भी ये सारी चीजें देख रहे हैं, और अब जो तार हमें नजर आ रहे थे जिसपे चर्चाएं हो रही थी कि ये सब जो है ये विदेश से हो रहा है, क्या किस तरह से आप इसको देख रहे हैं उमेश जी? जय सिया राम अंबर जी। और अंबर जी, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ अ जय सिया राम, डायरेक्ट बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी इंटरफियरेंस आपका। दिस इज़ अ डायरेक्ट इंटरफियरेंस ऑफ बांग्लादेश इंटू आवर इंटरनल अफेयर्स। भारत की भारत की लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इनको इसमें बहुत सारी टिप्पणियां की है, तो उन्होंने भी रेफ्यूज कर दिया स्टे करने का। मेरा ये मानना है कि ये जो खिलाफत मजलिस पार्टी है, इसने एक तरह से झूठ का पुलिंदा बांध दिया है। वो बता रहा है कि बीजेपी जो वक्फ की लैंड है उसको एनक्रोच करके उधर मंदिर बना रहा है। इनफैक्ट बीजेपी क्या कर रहा है कि वक़्त की जो प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ किया जा रहा है बाय उनके जो कस्टोडियंस है, और जिससे मुसलमानों को जो नीचे तबके के हैं उनको कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई वक्फ बोर्ड ने किसी का कहीं पे कोई मेडिकल कैंप किया है, किधर कुछ पानी का कुछ किया है, किधर भी मतलब आपने कभी कोई स्कूल खोला होगा। मैंने कभी नहीं सुना है कि वक्फ बोर्ड ने ये किया है। तो आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है और इसके अंदर भी आर्बिट्रेरली वो ये बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें लगता है हमारी है, आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविजंस है, ये हटाए गए हैं। तो आज आपने ये देखा है कि कुछ लोग जो इसके ऊपर इसको सियासत से रख रहे हैं और जिस हिसाब से एवरी फ्राइडे वो असेंबल होके रकस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश के अंदर भी वही काम हो रहा है। आपको मालूम है बांग्लादेश में रेडिकल हार्डलाइनर्स की भरमार हो चुकी है। जिस हिसाब से शेख हसीना गई उसके बाद उनको कोई ना कोई इश्यू चाहिए। तो आज मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर्स ने इनको वक्फ बोर्ड का इनको दे दिया है। और पिछले दिनों आपने देखा है कि कैसे इन्होंने
कैसे इन्होंने बाटा के शोरूम, केएफसी के शोरूम सब लूटे थे। और फिर बताया था कि ये इज़राइल का है, पैलेस्टीन के इन्होंने पैलेस्टीन का मुद्दा उठाया था। और आपको मालूम है कि कैसे बांग्लादेश ने इज़राइल को मतलब अपने पासपोर्ट में डायरेक्टली लिख दिया कि इज़राइल आप नहीं जा सकते, बाकी कहीं भी जा सकते हैं। तो ये हुँ। एक तरह से वहाँ के जो रेडिकल्स हैं उनको कुछ ना कुछ एक झुनझुना पकड़ाना था कि चलो आज तुम इसके लिए करो। तो बांग्लादेश एक तरह से तालिबानाइज़ेशन हो रहा है, जहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ खत्म होती जा रही है। और अभी मैंने यहाँ तक सुना है कि भारत से जो कॉटन जो इम्पोर्ट करते थे, उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी खुद ही लगा दी है। मैं तो बोलता हूँ अच्छा हुआ, ऐसा अगर मोहम्मद यूनुस और 6 महीने रहे, तो बांग्लादेश का बंटाधार पूरा ही कर देंगे। और आपको आपको मालूम है कि अब इन्होंने बोला है कि ढाका की एम्बेसी पे मार्च करेंगे। तो क्या जी, ढाका ढाका में में जो इंडियन एम्बेसी पे। हाँ, ढाका में इंडियन एम्बेसी पे मार्च करेंगे। तो इंडियन एम्बेसी में हमारे जो एम्बेसडर्स है, सपोर्ट स्टाफ है, क्या उनकी जान खतरे में है? हमें ये दिख रहा है क्योंकि ये मॉब है, इनका कोई भरोसा नहीं है। आपको मालूम है बिल्कुल, इनके आपने उमेश जी ये बात कही है अभी जो गाज़ा को लेकर फ़िलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में अब मालदीव्स ने भी इज़राइलियों को बैन कर दिया। इज़राइलियों की एंट्री अब मालदीव्स में बैन कर दी है। उधर बांग्लादेश ने अपने देशवासियों को इज़राइल जाने से बैन कर दिया है। पाकिस्तान में केएफसी के खिलाफ जो भी आंदोलन हुए, जगह-जगह पर जो भी केएफसी के आउटलेट्स थे, उस पर तोड़-फोड़ हुई। उस चक्कर में एक 40 साला जो एक केएफसी स्टोर पे एम्प्लॉयी था आसिफ नवाज़ उसकी मौत हो गई है। तो ये सब जो हो रहा है इसके चलते अब भारत के खिलाफ जो ये वक्फ एक्ट के खिलाफ जो ये सब आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश में तो आप देखिए कि जो स्थिति वेस्ट बंगाल में है और फिर अब ये बांग्लादेश से हो रहा है। मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके जा रही हूँ कि जो कुछ वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उसको लेकर पहले से ही कहा जा रहा था कि इसके पीछे बांग्लादेश है। अब ये स्थिति खुद साफ होती जा रही है कि किस तरह से बांग्लादेश इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है और साथ ही साथ जो वहाँ पर भारतीय हैं, एम्बेसी स्टाफ और वो लोग एम्बेसडर वगैरह, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है और क्या जो यूनुस हैं, वो बांग्लादेशियों का ध्यान भटकाने की वजह से क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश का बंटाधार कर दिया है, इसलिए वो इधर उनका ध्यान भटकाने के लिए साजिश रच रहे हैं। देखिए, आपने बहुत ही कायदे की बात बोली है। और ये जो खिलाफत मजलिस पार्टी है, इनके जो लीडर है मामून अल हक, इनको बताया जाता है ही इज डीपली इन्वॉल्व इन द वेस्ट बंगाल राइट्स एज वेल। जो मालदा और मुर्शिदाबाद और बाकी एरिया में हो रहा है, जहाँ पे हुँ, हिंदू का प्रोसिक्यूशन हो रहा है बंगाल में, ये हुँ, सेम टेम्पलेट बांग्लादेश में हो रहा है। तो हुँ, भारतीय सरकार रॉ ने भी ये एक तरह से एक चेतावनी दे दी है। और हुँ, आपने ये भी देखा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सरगर्मी हो रही है, और जिसमें प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपति से मिले भी थे। और कल लेट नाइट एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा जी और 2-3 लीडर्स ने देर रात मीटिंग भी की है। तो हुँ, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी है कि भारत के इंटरनल अफेयर्स में वो अभी डायरेक्टली दे आर इंटरफियरिंग। और हमारे ढाका की अगर एम्बेसी पे अटैक करते हैं, तो इंडिया को कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसका अभी कुछ उपाय नहीं है। आज आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। और हुँ, बांग्लादेश भारत को वही तरीके से प्रोवोक कर रहा है। और ये एक तरह से मैं बोलूँ, आज अगर आपने देखा है, उधर जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। और उधर एक ऑर्गेनाइजेशन है जमातुल मुजाहिदीन, उनको जो लोग एक तरह से बांग्लादेश के अंदर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम करते जा रहे हैं और वहाँ के यूथ को गुमराह करते जा रहे हैं। इसके लिए एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बहुत आगे बढ़ गया है। देखिए, हुँ। भारत ने बहुत ट्राई किया बांग्लादेश के अंदर ग्रोथ करने की, बट बांग्लादेश के अंदर जो अंडरलाइंग जो रेडिकलाइजेशन चल रहा था, उसको शेख हसीना भी रोक नहीं पाई थी। और उसका जवाब ऐसा हुआ कि उनको खुद को भागना पड़ा। और आपको मालूम है कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस आए थे, उधर के जितने भी रेडिकल लीडर्स हैं, जो अंसरुल्लाह बांग्लादेश के थे, उन सब के अंसारुल लीडर्स को अंसारुल अंसारुल हाँ, बांग्ला। अंसारुल जो है थे, उन सबको उन्होंने रिहा कर दिया था। तो एक तरह से सोचा-समझा प्लान है कि वो भारत के अंदर भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, उसमें वो
उसमें वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वहाँ से बांग्लादेशी आके भारत में मस्ती करके वापस जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब एक तरह से रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी है और अब मुझे ये लगता है कि बंगाल में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल डालना बहुत ज़रूरी है और एक तरह से मैंने कल भी आपको बोला था कि जिस हिसाब से भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही है। वो प्रेसिडेंट को अवगत करा रही है, सब चीज़ें मतलब एक तरह से बोलते हैं ना लगाने से पहले कोई भी सुप्रीम कोर्ट इसको वापस सरकार को रीइंस्टेट ना कर सके ममता सरकार को, उसकी तैयारी की जा रही है। आज ममता बनर्जी ने बोल भी दिया कि मोदी जी को अ, अमित शाह को अपने दायरे में रखना चाहिए। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। शायद प्रेसिडेंट रूल लगने की तैयारी हो रही है और उसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदूज़ को मारा जा रहा है, वहाँ पे रेल पटरियाँ उतारी जा रही है। एक तरह से अगर वहाँ पे नहीं छोड़ा तो जल्दी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भी आ जाएँगे, ये मुझे लग रहा है। तो अब ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और आपने भी कल इसका उल्लेख किया था अपने शो में। जी। बिल्कुल जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वेस्ट बंगाल में जो स्थिति है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार को कुछ अहम और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल, उमेश जी तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है जो राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, मणिपुर को लेकर तो हम सब जानते हैं कि स्थिति क्लियर हो चुकी है, लेकिन जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है आई एम सॉरी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वो उससे कम नहीं है क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से ऐसी स्थिति देख रहे हैं और अब जबकि वेस्ट बंगाल का बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश से, तो और जबकि बांग्लादेश में जो कुछ होने की करने की तैयारी कर रहे हैं और हैदराबाद में भी एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन को बड़ा करने की बड़ी तैयारी हो रही है। तो आने वाले खतरे को भाँपते हुए आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या कुछ करने की आवश्यकता है? क्या सड़कों पे उतर कर विरोध करना काफ़ी होगा या फिर बड़ा कदम और कुछ उठाना होगा? देखिए, आपने देख लिया कि जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ हुँ, पे स्थिति लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री हैज़ गॉन टू डॉग्स। हुँ, ठीक है? आप भले ही आप तेलंगाना ले लीजिए या बंगाल ले लीजिए या दूसरा कोई भी स्टेट ले लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि अब भाजपा को एक तरह से राज्य के अंदर भी जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी कि उनको जीतना ज़रूरी है इलेक्टोरली। और कोई भी तरीके से उनको वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का जो राज है, उसको समाप्त करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ममता एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन टोटली कॉम्प्रोमाइज़्ड। उनके पास अभी अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको वो सँभाल नहीं पा रही है। और जिस हिसाब से वो तो कहीं आपने न देखा कहीं है ऐसा लग रहा है उमेश जी कि वेस्ट बंगाल जो है वो ममता दीदी के लिए शेर की सवारी बन गया है। मतलब शेर की देखिए सवारी खतरनाक होती है, शेर काट भी सकता है। देखिए, ममता बनर्जी को खुद नहीं मालूम है कि उनके दिन कितने रह गए हैं। आपको मालूम है पिछले दिन कलकत्ता में जो रेप हुआ था, उसके बारे में हाँ जी, उनकी सरकार की धज्जियाँ उड़ गई थी लॉ एंड ऑर्डर की। और हुँ, अब ये देख रहे हैं जो मालदा और मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस था ये होने ही वाला था, क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे थे। और राज्य सरकार उन दोनों एरिया में फेंसिंग करने नहीं दे रही बॉर्डर को। ये एक हुँ। तरह से ये एक तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि जो बॉर्डर है 800 किलोमीटर का, वो अभी भी फेंसिंग किया हुआ नहीं है। सबसे पहले फेंसिंग करिए और अगर इधर से लोग उधर जाना चाहे तो उनको जाने दीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ, उनको अगर हो सके जितने भी लोग अगर वापस बांग्लादेश जाते हैं, सीमा सुरक्षा बल को उनको जाना देना चाहिए, वापस आने नहीं इधर से देना। कौन जाने के लिए तैयार है? इधर से तो इतनी मुश्किल से यहाँ पे आए हैं, उनको लाया गया है उनके पास उनके आधार और उनको घर-वर देके। अब वो यहाँ पर बसाया गया है। अब जो जितनी बड़ी संख्या में लोग वेस्ट बंगाल में नज़र आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं और कहीं न कहीं जो कुछ हो रहा है, जिन लोगों को ममता दीदी ने वोट बैंक के लिए यहाँ पर बसाया, आज वो अपना अधिकार माँगने के लिए ममता दीदी दीदी के नाक पे दम कर रहे हैं।
ये जो सड़कों पे विरोध है, ये इतना हल्का और इसको इतना सुपरफिशियल ना माना जाए कि ये सिर्फ़ वक़्त के विरोध की बात है। नहीं, ये बहुत बड़ा है, जिनको उन्होंने बसाया वेस्ट बंगाल में लाकर, अब वो चाहते हैं कि उनको एसेट्स पे, हर चीज़ पे अधिकार मिल जाए। देखिए, मैंने इसके लिए बोला कि बीजेपी को पहले आने की ज़रूरत है और वहाँ हुँ, पे जैसे आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो काम कर रहे हैं, वैसे ही बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को पूरा एक तरह से उनको भी एक टोटल मैंडेट देने की ज़रूरत है और हुँ, वो उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ पॉसिबल है। अगर बोला जाता है, समझाया जाता है तो ऑटोमैटिकली वो चले भी जाएँगे। अब हुँ, हम उनको बोलते नहीं हैं, इसके लिए वो रहते हैं इधर। और अगर हम बोलते रहेंगे कि आप बांग्लादेशी हो, आप बांग्लादेशी हो, आप उधर जाओ नहीं तो हम आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, तो हुँ, उस डर से भी वो चले जाएँगे। तो हमें उनको डिटेंशन सेंटर में डालने के कोई मतलब नहीं है। इट विल ऐड टू आवर कॉस्ट। इंस्टेड वी शुड क्रिएट अ कंडीशंस दैट वो अपने आप ही वापस चले जाएँ। वो कैसे करना है, वो राज्य सरकार को मालूम रहेगा, उधर के लोगों को मालूम रहेगा। तो पहले सत्ता में आना ज़रूरी है बीजेपी को, स्टेट में। और बंगाल के अंदर मैंने आपको बताया था कि टीएमसी को 46% मिलता है, बीजेपी को 38% मिलता है। आपको 6% वोट शेयर फ्लिप करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को तकलीफ हो रही है, हम गुंडागर्दी है, आप मत बोलिए ना, बाहर ममता दीदी का पोस्टर लगाइए, अंदर जाके सैफरन को वोट दीजिए, आप लोटस को वोट दीजिए, कौन जानेगा? सब कुछ हो सकता है। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को 51% वोट शेयर टारगेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑपोज़िशन आज बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है। पहले क्या होता है अब ऑपोज़िशन अलग-अलग लड़ते थे, अभी आप देख रहे हैं हर स्टेट में महागठबंधन बन रहा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी को भी एक गठबंधन बनाने की ज़रूरत है और बीजेपी और एनडीए को भी 51% वोट शेयर ज़रूरी है, ईच एंड एवरी स्टेट में। अब यही एक चीज़ है कि आपको भारत को बचाना है तो बीजेपी को बचाना ज़रूरी है और मैंने हमेशा आपको बोला है कि बहुत लोग दूसरे यूट्यूब चैनल है जो आपको मालूम है क्यूआर कोड अपने सामने लगाते हैं और बड़े-बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ को बुलाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि मोदी जी कुछ करते नहीं हैं। इनका सीधा मतलब है कि वो हिंदू के वोट डिवाइड करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी बोल दें, मोदी जी रहना ज़रूरी है और आपने हमने वीडियो भी देखे हैं कि मुसलमान जो बोल रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी कितने दिन रहेंगे? एक दिन तो उनका इंतकाल होना ही है, उसके बाद क्या करोगे? तो आप ये समझ जाइए बिना मोदी के क्या होगा, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये जो भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है इन विशेषज्ञों को, जो आगे आपसे ही पैसा लेते हैं, हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं और अपने आप को एक बहुत ज़्यादा देखिए ये लोग बहुत बड़े विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, इनके पास नॉलेज भी हो सकती है, बट एक चीज़ होती है ना कॉमन सेंस, इन लोगों के पास नहीं है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। आज हमें मोदी जी के साथ रहना पड़ेगा। एक ही चीज़ है, कोई भी हालत में, वी हैव टू वोट फॉर मोदी जी। हाँ, अगर मोदी जी से आपको प्रॉब्लम है, आप बोलिए, क्रिटिसाइज़ करिए, पर वोट उनको ही दीजिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मोदी जी के ऊपर कुछ मत बोलिए, आपके पास राइट है बोलने का। यू क्रिटिसाइज़ द प्राइम मिनिस्टर, बट यू वोट फॉर द जी, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, आल्सो। क्रिटिसाइज़ करना, विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन जो फ़िलहाल बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? हालाँकि ट्रांज़िट जो रूट है, वो भारत ने उनका बंद कर दिया है और कॉटन को लेकर भी नया अपडेट है, उन्होंने खुद बंद कर दिया है। अब इस पूरी स्थिति में क्या कुछ आपको लग रहा है आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन होगा, जो राजपक्षे भागे थे, वैसे यूनुस को भागना पड़ेगा एक दिन। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि शेख हसीना वापस आने वाली है, कभी न कभी होएगा, वो डेफ़िनेटली होने वाला है। और कुछ दिन पहले शेख हसीना ने भी स्टेटमेंट दिया था, कि जो अवामी लीग पार्टी के मेंबर्स को आप लोगों ने मारा है, उसका बदला लिया जाएगा। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, वापस भी हो सकता है, मेरा मानना है। हाँ, सत्ता परिवर्तन ज़रूर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे क्योंकि फ़िलहाल यूनुस लगे हुए हैं बांग्लादेश का बंटाधार करने में। चाइना को अब जो उन्होंने अब प्रपोज़ल्स दिए हैं। अभी ये भी अभी एक और एक अपडेट दे देता हूँ, बांग्लादेश के अंदर 20 दिन पहले
एक अमेरिकन जनरल आए थे और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश आर्मी विद अराकान आर्मी और चिन आर्मी वो म्यांमार के अंदर एक मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट वो कार्रवाई करने वाले हैं और रखाइन स्टेट को उधर इंडिपेंडेंट कराने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो बेस आपको मालूम है अमेरिका को चाहिए, वो बांग्लादेश ने एग्री कर लिया। और इसके ऊपर भी आप जल्दी से कोई खबर देखते जाएँगे, तो अब मुझे सत्ता परिवर्तन के आसार थोड़े कम नज़र आ रहे हैं और देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश से ज़्यादा म्यांमार बहुत ज़्यादा एक तरह से वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन म्यांमार एज़ वेल, क्योंकि आपको मालूम है म्यांमार के अंदर जो आर्मी है, कचिन आर्मी है, वो अभी वहाँ की मिलिट्री जुंटा के खिलाफ बगावत कर रही है और उस एरिया के अंदर चाइना के सबसे बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स भी है। तो अमेरिका जहाँ पे भी चाइना के जो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई हो रही है, उन सबको एक तरह से डिस्टर्ब करेगा और वो वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स अपने देश भेजेगा। तो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम आने वाला है म्यांमार में और उसका इफ़ेक्ट बांग्लादेश में भी आएगा, आप देखेंगे। और कल हमने मालूम पड़ा कि कैसे रशियन शिप्स जो 3 रशियन वॉरशिप्स है वो बांग्लादेश में डॉक कर रही है। तो कहीं न कहीं और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वक़ार-उज़-ज़मान, वो 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले रशिया जाके आए थे। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि अमेरिका और रशिया दोनों ही बांग्लादेश के अंदर अपनी प्रेज़ेंस लगा रहे हैं। तो कुछ बड़ा हो रहा होगा। ये तो है एक तरफ जो यूनुस है वो चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं, चाइना को कह रहे हैं एयरवेज़ भी बना लीजिए, ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, आपको समुद्र का एक्सेस दे देंगे। दूसरी तरफ रशिया भी और अमेरिका भी। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, बांग्लादेश के अंदर 3 जियोपॉलिटिकल शक्ति काम कर रही है, चाइना, रशिया और अभी अमेरिका। अब उनको क्या है म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, तीनों को। अब लड़ाई उसके ऊपर आ जाएगी, रिसोर्सेज़ पे। तो अब ये एक तरह से आप देखिए म्यांमार का तो बंटा-दर होने वाला है, साथ में बांग्लादेश का भी हालत खराब होने वाली है, आप देखेंगे कुछ दिनों में। क्योंकि इकोनॉमी नहीं चल पाएगी और जिस हिसाब से उन्होंने हमारे से आज कॉटन भी बंद करा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो भारत से सारे टाइज़ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अमेरिका या चाइना उनके लिए सारे दरवाज़े खोल रहा है। जैसे चाइना अभी तीस्ता वाटर में भी इन्वॉल्व हो गया है और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में वो हॉस्पिटल बना रहा है, ताकि बांग्लादेश के जो सिटिज़न्स हैं वो सारे मेडिकल फैसिलिटी बांग्लादेश में ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है। अ, तो अभी इसके ऊपर फाइनली कुछ बोल नहीं सकते, जो डेवलपमेंट्स आए उसके हिसाब से मैं बस बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल और देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हमें नज़र आते हैं। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी खिलाफत मजलिस पार्टी का जो ऐलान है कि वो मार्च करेंगे 23 अप्रैल को जो भारतीय एम्बेसी है बांग्लादेश के अंदर उस पर और जिसमें उनकी माँगें हैं, जिन माँगों का हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। वो कहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की वजह से भारत में मुसलमानों की हत्याएँ हुई है और साथ ही साथ वक्फ के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके मंदिर बना रही है। ये जो दावे हैं जिनके जिनके चलते विरोध करने की माँग हो रही है, इसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा मार्च, इतना बड़ा कॉल जो किया गया है झूठ के आधार पर, आज के दौर में जबकि हम एक इन्फॉर्मेशन वाले दौर में जीते हैं, डिजिटल एज है, ऐसे में किस हद तक लोगों को वर्गलाकर अपना एजेंडा सर्व करने की कोशिश की जा रही है और सादगी और साफ-सुथरी बात ये है कि जो बात वेस्ट बंगाल को लेकर कही जा रही थी, वो अब बात पूरी तरह से स्थिति क्लियर होते नज़र आ रही है कि जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वो इतना सिंपल और ऑर्गेनिक नहीं था। सारा कुछ उसका तार सीधे बांग्लादेश से जाकर जुड़ता है और जो लोग ज़्यादातर सड़कों पर वॉयलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो लोग वेस्ट बंगाल के नहीं बल्कि बांग्लादेशी जो वहाँ पर अवैध घुसपैठ करके आए हैं, वो हैं और अब वो अपने हक की माँग ममता दीदी से कर रहे हैं। अब देखते हैं ममता दीदी को ये शेर की सवारी कितनी भारी पड़ने वाली है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे जय मातरम। सिया राम, अंबर जी।
जय सिया राम।